शीतला मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कमीशन वाला क्वेश्चन हो गया था। अच्छा ठीक है। सर आपने भेजा नहीं क्वेश्चन। कौन सा? आप बोल रहे थे ना कि सर आप भेजोगे कमीशन का क्वेश्चन, अरे तो यार अभी एजेंट थोड़ी वाला। देर बाद में एजेंट देख वाला। के भेज दूँ। हाँ हाँ बाद में भेज सर दूँ। एक एंट्री समझ नहीं। एक मिनट रुको बेटा, कोई भी डाउट सुनो, अभी जितने भी बच्चे क्लास में हैं और उनकी कोई प्रॉब्लम्स है ना, वो मुझे पर्सनल भेजना। पर्सनली क्लास उसकी प्रॉब्लम ले लेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक रनिंग में है उसकी, जो भी किसी को प्रॉब्लम है मुझे पर्सनल भेजना, तो लेट इवनिंग अपन कॉल पे उसको डिस्कस करेंगे। अभी सभी बच्चों की कॉमन, जितने भी बच्चे क्लास में हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, एक नया टॉपिक उठा रहे हैं। और रनिंग टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसका इंडिविजुअली मैसेज करना। जैसे ही मैं फ्री होता हूं तो मैं कॉल करके उस टॉप प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब नया टॉपिक सबके लिए, और वो टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सब बच्चे हेडिंग डालो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पेज नंबर क्या है ये देख लो बस। 141 141। तो पेज नंबर 141 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हाँ बोलो कनिका। अभी हम एक बार आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। तो एक बार वो कल हमने क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो आपने जो क्वेश्चन 4 करवाया था ना, तो आपने कल वीडियो में बोला था कि उसे मतलब बाद में बता दूंगा, तो उसका आंसर आया नहीं वो मैंने अभी देखा नहीं है। वो प्रॉब्लम जो है ना, वो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, उसको अब क्या सोच के ठीक करें वो सोचना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन जैसे ओके उसमें सर। रॉन्ग था, 1000 का डिफरेंस आ रहा था, तो उसमें तो 1000 का डिफरेंस था तो हमने उसको इजीली लोकेट कर लिया। वो अब यहाँ पर हाँ, वो डिफरेंस अपने मटेरियल चेंज। हाँ हाँ। तो अब यहाँ पर अपना डिफरेंस अमाउंट ज्यादा है, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, टाइम देना पड़ेगा उसको लेकर, ठीक है। तो मैं जैसे ही उसको लेके बैठूंगा, ओके अगर सर। मेरी तरफ से वो हो जाएगा क्लियर, तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसमें क्या करेक्शन करना है ना। वो बुक का ओके रॉन्ग सर। क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब अपन को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ चीज प्लस माइनस करनी पड़ेगी, वो देखते हैं। तो अभी और किसी की भी कोई भी इंडिविजुअली प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देना। मैं आज फ्री हुआ, कल फ्री हुआ, जैसे फ्री हुआ अपन कॉल पे उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कॉमन टॉपिक है सबके लिए। हेडिंग डालो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। माइक ऑफ रखो प्लीज, इसका माइक ऑन है। गुंजन माइक ऑफ रखो बेटा।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक है, 11th का टॉपिक है। 11th में भी सब बच्चों ने पढ़ा था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1991, उसके अकॉर्डिंग जो एक लीगल बिल्स ड्रॉ किए जाते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टीज के ऊपर, उसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जो ड्रॉवर होता है उसके लिए बीआर है, और जो ड्रॉई है जो एक्सेप्ट करता है बिल, उसके लिए बीपी है। तो थोड़ा सा थ्योरी बुक में से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सॉरी, 1881 था या 1981 था? 81 है सर। 1881 है। यस सर, बुक में भी, उसमें भी, लॉ वाले में भी 1881 है सर। अच्छा ठीक है, मैं काम नहीं आता ना तो लॉ ज्यादा तो याद, ठीक है 1881। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 governs the provision for the bills of exchange. As per this act, the bills of exchange is defined as an instrument in writing conditional containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of the certain person or to the bearer of the instrument. ये जो डेफिनेशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसी से ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले देखो ये रहा, एज पर दिस एक्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, कंटेनिंग, और उसमें क्या होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब जो ड्रॉवर ऑफ द बिल है, जो बिल को ड्रॉ करता है, जो गुड्स को सेल करता है, वो अपनी सेफ्टी के लिए, क्रेडिट पे जिसने गुड्स सेल किया तो अपनी सेफ्टी के लिए पैसा रिकवर उससे हो जाए, तो एक लीगल बिल ड्रॉ करता है ड्रॉई के ऊपर, परचेजर के ऊपर, बायर के ऊपर। तो उस बिल में किसी भी टाइप की कोई कंडीशन नहीं रख सकता वो, कि आपको पेमेंट जब अगर आप करने आओगे ना, तो पेमेंट करने के लिए आप जयपुर में मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे मिलना, और यहाँ पे मुझे वो जगह, जबकि बिजनेस से भी रिलेशन नहीं है उसका, और आप जब आओगे तो लाल कलर के कपड़े पहन के आओगे, या इस तरीके से कोई कंडीशंस डाल दी, या मैं पैसा तभी एक्सेप्ट करूंगा जो नोट जो है वो 10-10 के होंगे, या 100-100 के होंगे, 1000-1000 के होंगे, इस तरीके से कंडीशंस डाल। तो ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आप उनको बस ये बोलोगे कि बिल में जो अमाउंट लिखा हुआ है वो हमें पे करना है, किस डेट पे पे करना है, वो डेट लिखोगे, अमाउंट लिखोगे और साइन करवा लोगे, दैट्स इट। उसमें कोई किसी भी टाइप की कोई कंडीशन नहीं डाल सकते बिल में। तो उन्होंने बोला कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, जो भी बिल का मेकर है, बिल ड्रॉ करता है, उसको साइन करता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन मतलब जिसने भी गुड सेल किया था, जिस थर्ड सेकंड पर्सन को, उसे डायरेक्ट करता है कि भाई आपको कुछ सर्टेन अमाउंट जो है, जैसे हमने आपको गुड सेल किया 10,000 का, लेट से, तो बिल में वो सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, फिक्स अमाउंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल में हमने आपको गुड सेल किया ना, उसका पैसा हमें दे देना, कितना बिल में लिखा ही नहीं हुआ। नहीं, आप बिल में एक सर्टेन अमाउंट लिखोगे, बिल में उस सर्टेन पर्सन का नाम लिखोगे जिसको आपने गुड सेल किया है। तो उन्होंने बोला सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। अब ये क्या मतलब है, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन? मतलब कि अगर बिल में ऐसा लिखा हुआ है कि ड्यू डेट पे जो पैसा है ना, ड्यू डेट पे पैसा आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा अकाउंटेंट है सपोज मोहनलाल, उनको पैसा दे देना। तो आपने ये ऑर्डर दिया कि आप जो ये जो बिल में लिखा हुआ पैसा है, बस वो हमारा जो फंड्स जो है वो अकाउंटेंट मेंटेन करता है, तो आप ये पैसा उनको देना। तो आपने पर्सन को सर्टेन कर दिया, फिक्स कर दिया कि पैसा किसे देना है। या फिर लिखा और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जब भी जो भी पर्सन इस बिल का होल्डर होगा, बियरर मतलब होल्डर कह सकते हो, तो जो भी इस बिल का होल्डर होगा, जिसके पास भी ये बिल है, जो भी आपके पास ये बिल लेके आए, आप उसको पैसा दे देना। तो या तो आप बिल में नाम लिखोगे किसी सर्टेन पर्सन का कि इस सर्टेन पर्सन को पैसा देना, या फिर आप बोलोगे कि ये बिल जो भी आपके पास लेके आए, जो भी होल्डर ऑफ द बिल हो, ड्यू डेट पर आज जिसको पैसा आपको देना है, तो उस होल्डर को, बियरर को आप पैसा दे देना। तो इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो बिल के अंदर अमाउंट फिक्स होना चाहिए, कितना अमाउंट देना है, फिर डेट फिक्स होनी चाहिए, किस डेट पर देना है, फिर अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, फिर बिल का पैसा किसे दिया जाए, या तो कोई सर्टेन पर्सन होगा उसका नाम लिखा होगा बिल में, या फिर ये ऐसा लिखा होगा कि जो भी बिल का होल्डर है, जो भी आपको बिल प्रेजेंट करे, शो करे, उसे पैसा दे देना।
जैसे हम बियरर ऑफ द बिल या होल्डर ऑफ द बिल कहते हैं। आई क्या बात समझ में? ये राइट करे क्या? क्या सर ये राइट करे क्या जो आपने बोला है? क्या करे पॉइंट्स मतलब? मतलब लिखे क्या सर बिल ऑफ एक्सचेंज की नोटबुक में? अच्छा, नोटबुक में नहीं, अभी मत लिखो। यहाँ पर जो अपन के ये दे रखे हैं ना, इनके जो फीचर्स दे रखे हैं, ये इसको इस फीचर्स में लिखेंगे, डेफिनेशन मत लिखो। डेफिनेशन में ऐसे है ना पैराग्राफ फॉर्म में होता है, तो वो इजीली लर्न नहीं होता। जब फीचर्स लिखोगे तो ये पूरे पैराग्राफ की सारी लाइनें एक एक सिंगल सिंगल लाइन में दे रखी है, ये लिखना, ये लिख ठीक के है सर। रखना कहीं पे, और ये इजीली लर्न भी हो जाएगी। देखना अभी ये वापस से पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए। वापस से मतलब डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा है, फीचर्स पढ़ रहा हूँ। तो फीचर्स में वो सारी बातें यही क्या बोला उन्होंने, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट होता है ये बिल्स। उसके बाद दे रखा है इट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर, ये भी दे रखा था हमारी डेफिनेशन में। इट इज साइंड बाय द मेकर, ये जो बिल्स का ड्रॉवर है, मेकर है, वो उस पर साइन भी करता है। इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ये किसी स्पेसिफिक डेट पर ड्रॉ किया जाता है, या स्पेसिफिक डेट उसमें लिखी हुई रहती है कि कब पैसा देना है। देयर इज एन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, ये भी हमारी डेफिनेशन में था। इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टाम्प, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दिया कि भाई अगर आप कोई लीगल बिल ड्रॉ कर रहे हो किसी के ऊपर, तो वो एक लीगल पेपर के ऊपर होना चाहिए। और अगर लीगल पेपर बनाना है आपको, तो उसमें गवर्नमेंट की जो स्टैंप लगती है, स्टैंप ड्यूटी, जो आप वो स्टैंप पेपर होते हैं ना, रेवेन्यू स्टैंप वगैरह होती है, तो वो टिकट वगैरह होनी चाहिए, तब वो एक लीगल बिल माना जाएगा। इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प, आगे इट मस्ट बियर रेवेन्यू स्टैंप, वही रेवेन्यू स्टैंप की बात हो रही है। अब बोलो, फीचर्स पढ़ना ज्यादा आसान था ना, ये याद रखना ज्यादा आसान है, ठीक है? यस तो सर। इसको लर्न यस मत सर। करना, 1% भी थ्योरी आपको अकाउंट्स में लर्न नहीं करनी, पर हाँ इन सारी लाइनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो रेवेन्यू स्टैंप वो टिकट होती है, छोटी सी टिकट होती है। रेवेन्यू स्टैंप देखा होगा आप लोगों ने, पहले पोस्ट कार्ड अगर भेजते थे तो पोस्ट कार्ड पे तो खैर रेवेन्यू टिकट नहीं होता था, पोस्ट कार्ड पे टिकट लगते थे। उसमें कभी गांधी जी का फोटो होता था या अम्बेडकर जी का फोटो होता था, वो टिकट के चार्ज होते थे भाई। अगर कोरियर वगैरह भी करोगे तो उसमें भी वो टिकट लगा के भेजा जाता था। देखें क्या आप लोगों ने वो टिकट्स वगैरह? यस सर देखे हैं। यस सर। पोस्ट कार्ड पे कोरा की लगा, पोस्ट करते थे। हाँ। तो इसमें रेवेन्यू टिकट लगाया जाता है। तो रेवेन्यू टिकट मतलब किसी पेपर को अगर आपको लीगल पेपर बनाना है तो रेवेन्यू टिकट लगाओ। अब आगे की बात, जो बीच में 3 पॉइंट छोड़ दिए इन्होंने, क्या दे रखा है, प्रूफ ऑफ डेब्ट। ये इसका बेनिफिट क्या है, इंस्ट्रूमेंट ये जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने का बेनिफिट क्या मिलेगा? प्रूफ ऑफ डेब्ट मतलब आपके जो डेब्ट चल रहे हैं उसका एक प्रूफ है। आपने राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट बनाया और पर्सन से साइन भी करवा के रख लिया कि आपने गुड्स उसको क्रेडिट पे सेल किया, तो आपने एक बिल ड्रॉ कर दिया, साइन ले लिया उससे। आगे चल के अगर वो किसी तरीके की ड्यू डेट पर आनाकानी करे तो लीगल आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो, और उसके अगेंस्ट में आपके पास ये बिल बना पड़ा है। इजिली ट्रांसफर्ड, अब आप चाहो, मान लो कि अगर आपने किसी को गुड सेल किया 2 महीने की, आपको 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। पर अगर आज की डेट में आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसों की, तो आप इस बिल का भी यूज करके पैसों को अरेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि बिल के कुछ यूजेस होते हैं, 4 यूजेस फिक्स है। उसमें से एक यूज सबको याद होगा, बिल को डिस्काउंट कराया जाता है। मतलब बिल को ड्यू डेट से पहले बैंक को दे दिया जाता है, और बैंक को कहा जाता है कि हमें पैसा दे दो क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी चार्ज बनता है वो डिडक्ट कर लो। और फिर जब जैसे ही उस बिल की ड्यू डेट आ जाएगी, तो वो बिल आप हमारे कस्टमर को दिखा देना, वो आपको पैसे दे देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। तो ये इजीली ट्रांसफर, मतलब जो बिल है एक लीगल बिल है, वो आप किसी को भी ट्रांसफर भी कर सकते हो, आपने किसी क्रेडिटर को भी दे सकते हो। क्रेडिटर आया पैसे लेने, हमारे पास कैश नहीं है, हमने बोला भाई एक बिल है हमारे पास, हमारे डेटर ने साइन कर रखा है, 1 महीने बाद पैसा मिलेगा उससे, तो ये कैश तो नहीं है, आप ये बिल ले जाओ, 1 महीने बाद आप उनसे रिकवर कर लेना। तो इजिली ट्रांसफर्ड, तो ये बिल जो है वो इजिली ट्रांसफर भी किया जा सकता है। सेफली ट्रांसफर्ड, तो सेफली ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ पे एक लीगल बिल है, और सेफली ट्रांसफर्ड मतलब यहाँ पर आप किसी तरीके की कोई उसमें वो नहीं है कि भाई एक रिटर्न में पेपर ही तो है, तो आप वो किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो, उसमें किसी भी टाइप का कोई एम्बेजलमेंट, चोरी का खतरा नहीं है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे बिल के, और फीचर्स हमने पढ़े वो डेफिनेशन से ही निकले हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है, स्टैंप ड्यूटी यहाँ लगाओगे, स्टैंप पेपर, ये एड्रेस ऑफ ड्रॉवर,
ड्रॉवर का जो भी बिजनेस का नाम है, उसका एड्रेस है, किस दिन उसने बिल ड्रॉ किया, वो डेट आएगी, और बिल में क्या लिखा है, कितने टाइम दिया गया, 3 months आफ्टर डेट, पे टू ए सम ऑफ ₹50,000, पे टू ए सम ऑफ ₹50,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब जो गुड्स आपने रिसीव किया है उसके लिए आपको पैसा देना है, और पैसा किसे देना है वो भी लिखा है, ए को देना है। टू बी एक्सेप्टेड, मतलब इस बिल को एक्सेप्ट कौन करेगा, बी करेगा। तो ए डायरेक्शन क्या दे रहा है कि आपको पैसा किसे देना है इस बिल का, एक को ए को खुद को देना है। तो ए ने डायरेक्शन दे दिया कि मुझे ही पैसा देना, तो ए ने डायरेक्शन दे दी कि मुझे पैसा देना, कितना देना, 50,000। क्यों देना, क्योंकि मैंने आपको गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है। तो यहाँ पर बी से सिग्नेचर करवा लेगा, उसके बीच के बिजनेस के स्टैम्प लगवा लेगा, कॉमन सील वगैरह, और फिर यहाँ पर ए जो है ड्रॉवर, वो भी साइन कर देगा कि बिल मैंने ड्रॉ किया। समझ में आ इसमें गया। बी पेमेंट करेगा ना ए को? हाँ, बी पेमेंट करेगा ए को, क्योंकि ए ने ये बिल ड्रॉ किया है, ड्रॉवर ए है। जो गुड्स का सेलर है वही बिल का ड्रॉवर होता है, बिल ड्रॉ करने वाला वही पर्सन है, क्योंकि उसे ही सेफ्टी चाहिए कि पैसा उसे टाइम पे मिल जाए। बी को क्या लेना देना। मान लो ए बोलता है कि मैं तो बिल ड्रॉ नहीं कर रहा, बी बोलेगा ठीक है मत करो, बी तो गुड्स लेके आ गया, बी तो अपने आप में सिक्योर है ना, उसने तो क्रेडिट पे गुड परचेज किया है। अनसिक्योर तो ए है कि ए ने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रखा है, तो ए ड्रॉवर है, ए ने बिल ड्रॉ किया है, ए ने डायरेक्शन दिए हैं कि इस बिल में लिखा हुआ पैसा ए को दिया जाए और किसी को ना दिया जाए, कितना दिया जाए वो भी लिखा हुआ है, कितने टाइम बाद दिया जाए वो भी लिखा हुआ है, किस दिन बिल ड्रॉ किया गया था वो भी लिखा है, और बी के साइन भी ले लिया और खुद के साइन भी कर दिए। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या, याद आया क्या, आइडिया नहीं सबको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिकॉल हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आ जाओ पार्टीज, इसको ध्यान से समझना, और इसको नोट्स क्या बनाना, ये देखो पहले ही इन्होंने कितना समराइज छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा लिख रखा है, इसको नोट्स बनाओगे, ये खुद नोट्स बना के दे रखे हैं तुम उन्हें, तो बुक यहाँ पे ये सारे नोट्स ही बने हुए हैं तुम्हारे पास। इसी को एक बार दो बार बुक में से पढ़ना। मैंने तुम्हें शुरू में बता दिया था 328 पेजेस की बुक है, 200 पेज करीब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज वगैरह, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 100 सवा 100 जो पेजेस होंगे वो होगी थ्योरी। तो ये नोट्स ही बने हुए हैं ना बेटा, अगर आप इसको और समराइज करोगे तो फिर कुछ चीजें छोड़ दोगे, कुछ चीजें छोड़ोगे और नोट्स को दोबारा पढ़ोगे, तो फिर जो है वो आगे चल के हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ तो आपको याद नहीं रहेगा। तो थ्योरी कैसे लर्न करेंगे अकाउंट्स की, कैसे पता पड़ेगी, बुक में से चैप्टर को ही पढ़ो। जब मैं तुम्हारे टेस्ट लूँ ना, अब तुम्हारा टेस्ट है सब बच्चों का, सब बच्चों का कोई कॉमन टॉपिक उठा लेंगे, आजकल मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, नेक्स्ट वीक टेस्ट रखेंगे। तो टेस्ट के लिए जब प्रिपरेशन करोगे तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, ओनली न्यूमेरिकल नहीं कंसाइनमेंट पढ़ना। का कंसाइनमेंट बेटा, हाँ कंसाइनमेंट का रख सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें हमारे फिर नहीं भी। पता नहीं है सर तुम्हारा। सर, हमारे आपकी वाइट अरे वाइट रुको रुको रुको, और इसलिए ब्रेक मैंने भी नाम नहीं हुई। लिया था, इसीलिए मैंने नाम ले लिया चैप्टर का, मुझे पता है कि किस बच्चे का कंसाइनमेंट हुआ है किसी का नहीं हुआ। मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, और पहले बता दूंगा टाइम मिलेगा। तरीका क्या होगा प्रिपरेशन का, सुनो, अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने पढ़ना कैसे है। जब भी आपका कोई टेस्ट होता है अकाउंट्स का खास करके, उस चैप्टर से रिलेटेड पूरी थ्योरी शुरू से लेकर आखिर तक, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ना स्टार्ट करोगे, और जितनी भी थ्योरी दे रखी है उस चैप्टर से रिलेटेड सारी एक बार पढ़ लोगे जब टेस्ट हो रहा है। तो एक दो बार टेस्ट होगा तो ये चैप्टर एक दो बार आप पढ़ चुके होंगे थ्योरी, और फिर उसके बाद यहीं पे आपको थ्योरी याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, कोई नया टॉपिक होगा तो यहीं पे बुक में ही आपको याद रहेगा, तो नोट्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर है जिसकी थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो अगर वो कोई डिफिकल्ट थ्योरी है तो उसे मैं इजी लैंग्वेज में समराइज करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अब चैप्टर कौन सा होगा टेस्ट में वो मुझे डिसाइड करने देना। आगे पढ़ रहे, पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर हाँ बोलो। एमसीक्यू में आएगा पेपर? अगर जैसे मेरा पेपर, मैं जो लेने वाला हूँ, हाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड हाँ ज्यादा होगा, 60 to 80% ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, 60 to 80 ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा।
एक सेकंड होल्ड करना प्लीज, एक सेकंड। हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस Yes, सर। sir. sir. ओके। तो पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनको ध्यान से समझना। पार्टीज में भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है ना, तो फिर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। ड्रॉवर का इन जनरल मतलब क्या होता है? ड्रॉवर मतलब ड्रॉ करने वाला ना। ड्रॉवर मतलब ड्रॉवर मतलब जो बिल ड्रॉ तो करता करने है। वाला। हाँ, ड्रॉ करने वाला इन जनरल। हाँ। ड्रॉवर मींस ड्रॉवर, जो बिल जो ड्रॉ करेगा। तो ड्रॉ करने की किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोचो, किसका पैसा? डेब्ट्स के जिसने सेफ्टी गुड्स सिक्योर, जिसने सेल जिसने किया है। गुड सेल किया है। जिसने सेल करा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जिसने गुड सेल किया है, जिसे पैसे की सेफ्टी चाहिए, डेब्ट्स की सेफ्टी चाहिए कि भाई पैसा मेरा मुझे टाइम पे मिल जाए। तो इसका मतलब ये बिल ड्रॉ करने वाला पर्सन जो है वो गुड्स का सेलर होगा, राइट? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल सा है कि गुड्स जो सेल करता है वो गुड्स का ड्रॉवर होता है, वो बिल का ड्रॉवर होता है। अब ड्रॉई मींस व्हाट? ड्रॉई का मतलब क्या है? जिसने जिससे सर बिल जो ड्रॉ बिल करता है। जो भी एक्सेप्ट जो करता है। अच्छा, बाय करता है गुड्स को। जिसने गुड्स खरीदा है। जिसने गुड्स परचेज किया है और जिसने उस बिल परचेज करने के अगेंस्ट में जो उसके ऊपर जो बिल ड्रॉ हुआ था, उस बिल को जिसने एक्सेप्ट किया है। तो ड्रॉवर जो गुड्स का सेलर है, ड्रॉई जो गुड्स का बायर है, जिसने ड्रॉवर के बिल को एक्सेप्ट भी किया है। तो आप यहां पर ड्रॉई को पेई और ड्रॉई में थोड़ा सा डिफरेंस है, सुनना ध्यान से। कि भाई हमने कहा कि बिल का ड्रॉवर गुड्स का सेलर, बिल का ड्रॉई गुड्स का बायर, जिसने गुड्स बाय किया है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जब ड्रॉई, जिसने गुड्स बाय किया है, उसको ड्यू डेट पे जब पेमेंट करना होगा, तो वो पेमेंट किसको करेगा? पेमेंट किसको ड्रॉवर को। करेगा? ड्रॉवर ड्रॉवर को। को करेगा। तो आपने कहा अगर ये दो, करेक्ट, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ दो ही पार्टी है, एक ने गुड्स सेल किया था, दूसरे ने गुड्स परचेज किया। जो सेल करने वाला पर्सन था उसने बिल ड्रॉ कर दिया, और जो परचेज करने वाला पर्सन था उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो ड्रॉवर ड्रॉई थे, दो लोग ही थे। तो जो पैसा दिया जाएगा वो ड्रॉई देगा, ड्रॉई पे करेगा, और जो पैसा रिसीव करेगा वो ड्रॉवर करेगा, राइट? जो पैसा पे करेगा वो कौन कौन? ड्रॉई। ड्रॉई। और पैसा रिसीव करने वाला कौन? ड्रॉवर। पर शर्त है, पर शर्त है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अब मैं छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, सुनना। अगर मैं कहूं बिल डिस्काउंट कराना, तो सबको पता है। किसी को नहीं पता तो बोलो।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पता तो मुझे भी कल ही पता पड़ा है बिल डिस्काउंट कराने का मतलब। अगर नहीं पता तो अभी बता दो बिल डिस्काउंट कराने का मतलब। सबको पता, बता दो सबको सर। पता है। बिल डिस्काउंट कराने का मतलब होता है बेटा कि आपने जो ड्रॉवर के ऊपर बिल ड्रॉ किया था ना, और ड्रॉई के ऊपर जो बिल ड्रॉ किया था, ड्रॉई ने आपका बिल एक्सेप्ट करके आपको दे दिया। ये बिल, ये लीगल बिल आपके पास पड़ा है, ये रहा, ये बिल लीगल आपके पास पड़ा है। अब आपने इस बिल को क्या किया, अपने बैंक के पास ले गए। ये बिल आप अपने बैंक के पास ले गए और बैंक को आपने कहा कि सर ये एक बिल है 50,000 का, 3 महीने बाद हमें इससे पैसा मिलना है, पर हमें 3 महीने का वेट नहीं कर सकते, हमें पैसों की जरूरत है, ये बिल आप रख लो। ए बोल रहा है अपने बैंक में जाकर, जहां उसका बैंक का अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बैंक को कहा उसने कि ये बिल आप रख लो, 3 महीने बाद बी से जाके पैसा ले लेना। तो बैंक ऐसा काम करता है। बैंक की ये भी एक वर्क प्रोफाइल का, जो मतलब जो भी उसका वर्क प्रोफाइल है, उसमें ये भी एक काम होता है कि बैंक बोलेगा हाँ ठीक है 50,000 का बिल है ना, 3 महीने बाद पैसा लेना है, ठीक है अभी हम आपको पैसा देते हैं, 3 महीने बाद हम जाके कलेक्ट कर लेंगे बी से ये 50,000। तो ए बोलता है हाँ ठीक है चलो। तो क्या बैंक ए को पूरा पैसा दे देगा 50,000 बिल का? नो सर। अगर No, पूरा दे sir. देगा तो बैंक को तो कोई फायदा ही नहीं है ना। बैंक ने ए को दे दिए 50,000, 3 महीने बाद बी से भी मिलेंगे 50,000, तो 3 महीने तक बैंक ने अननेसेसरी, मतलब बिना कोई बेनिफिट के 50,000 ब्लॉक कर दिए। तो बैंक को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, बैंक ने तो कोई इनकम ही नहीं अर्न की। तो बैंक ये फ्री में काम नहीं करता, बैंक उसके लिए चार्ज लेता है, जिसको जिसको हम टेक्निकली डिस्काउंटिंग चार्ज कहते हैं। तो अगर ड्रॉवर जो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए है, वो इस बिल को बैंक के पास ले जाए और बैंक को कहे कि बिल आप रख लो और इसके अगेंस्ट में हमें पैसा दे दो, तो बैंक पूरा पैसा नहीं देता, वो अपना चार्ज इसमें से पहले डिडक्ट कर लेगा, जिसको हम टेक्निकली डिस्काउंटिंग चार्ज कहते हैं। मान लो वो था ₹1,000, तो बैंक ने 1,000 डिडक्ट कर लिया, तो ए को बैंक कितने पैसे देगा? 49 49,000। 49,000 इसको टेक्निकली कहा जाता है बिल डिस्काउंट कराना, कि बैंक को आपने अपने बिल जो है, ड्रॉवर ने बिल बैंक को दे दिया टाइम से पहले, ड्यू डेट से पहले, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। इसको हम बोलते हैं बैंक से बिल को डिस्काउंट कराना। अब मुझे ये बताओ बिल किसके पास पड़ा है? होल्डर ऑफ द बिल कौन है? बैंक के पास करेक्ट। होल्डर ऑफ द बिल, बियरर ऑफ द बिल, दोनों ही एक ही बात है। आगे चल के अगर मैं कोई भी इसमें से एक टर्म यूज में लेता हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए। होल्डर ऑफ द बिल, बियरर ऑफ द बिल, तो जो है वो है बैंक। हाँ हेलो पूनम। तो होल्डर ऑफ द बिल, बियरर ऑफ द बिल बैंक है, अगर आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया। अब मुझे ये बताओ कि जो ये जो पेई है, मतलब जब ड्रॉई जो जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, ड्रॉई जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, ड्यू डेट पर जब पैसा पे करेगी तो किसे पे करेगी? ड्रॉवर को या किस बैंक को? बैंक को। करेक्ट। तो अब एक बात समझना, जो बिल का ड्रॉवर है वो हमेशा बिल का पेई नहीं होता। पेई मतलब जिसे उस बिल के अगेंस्ट में फाइनली पैसा रिसीव हो रहा है। पेई का मतलब जिसको उस बिल के अगेंस्ट में पैसा रिसीव हो रहा है। फाइनली रिसीव हो रहा है। तो अगर मैं कहूं ए, बी और बैंक, ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। ए ने बिल ड्रॉ किया, ए ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ए ने बिल ड्रॉ किया, ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब यहाँ 3 पार्टीज है, एक है ड्रॉवर, एक है ड्रॉई, एक है पेई। और पेई का मतलब होता है उस बिल के अगेंस्ट में फाइनली पैसा रिसीव करना। तो ड्रॉवर कौन था हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग? बिल को ड्रॉ किसने किया था? ए। ड्रॉई कौन था? बी। और पेई कौन है? बैंक। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या ड्रॉवर और पेई हमेशा अलग अलग पर्सन होते हैं? ये जरूरी है? नो सर, कई बार एक भी होते हैं। सेम भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बैंक नाम से कोई पर्सन नहीं होता, सिर्फ ए और बी होते,
ए बोलता है कि बिल कितने का है, 50,000 का, ठीक है, कितने महीने का, 3 महीने का, ठीक है, तो ए बोलेगा 3 महीने तक मैं बिल अपने पास ही रखता हूँ और इसका पैसा 3 महीने बाद मुझे ही दिया जाए। अगर ए ऐसा कहता है तो इसका मतलब बिल का ड्रॉवर भी कौन, ए और बिल के अगेंस्ट में पैसा भी किसको मिल रहा है, ए को। तो ए ड्रॉवर भी हुआ और ए पेई भी हुआ। पे भी हुआ। तो अब आपको 3 टर्म्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ड्रॉवर, देखो इन्होंने क्या लिखा ड्रॉवर के बारे में, ही इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, वो जो बिल ड्रॉ करता है। टिपिकली ही इज द सेलर, टिपिकली इज द सेलर, क्रेडिटर मत पढ़ना, टिपिकली इज द सेलर जो गुड्स सेल करता है। आगे दे रखा है ड्रॉई, ही इज द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है, ड्रॉई वो होता है। नॉर्मली इज द बायर, जो गुड्स को बाय करता है। डेटर हमारे लिए डेटर है। He has to pay the amount of the bill to the drawer on the due date, और ड्रॉई को क्या करना है, ड्यू डेट पर उस बिल का पेमेंट करना है। किसे करना है, ड्रॉवर को करना है, अगर ड्रॉवर ने उस बिल को अपने पास ही रख रखा है तो ड्रॉई और ड्रॉई, ड्रॉवर और ड्रॉई जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी बोलो। जो यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या, कुछ नया था क्या इसमें जो मैंने बताया उसके अलावा? नहीं। अब बात करते हैं पेई की, बुक में से पढ़ रहे हैं पेई, तुम्हें मतलब पता है पेई का। ही इज द पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ द बिल इज पेएबल। क्या बोला उसने, पेई कौन है, जिसको पे करेंगे, जिसको जो पैसा, रिसीव करेगा, जिसको पे करना पैसा है। बिल के अगेंस्ट में, जिसको पे करना है या जिसको पैसा रिसीव होगा, रिसीव तो होगा। हाँ, तो बिल के अगेंस्ट में जो फाइनली पैसा रिसीव करता है, बिल शो करके जो पैसा रिसीव करता है फाइनली ड्यू डेट पर, उसे हम पेई कहते हैं। ही इज द पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ द बिल इज पेएबल, जिस व्यक्ति को अमाउंट पेएबल है, जिस व्यक्ति को अमाउंट रिसीवेबल है, या अमाउंट जिसको रिसीव होना है, उसे हम पेई कहते हैं। ही मे बी द ड्रॉवर हिमसेल्फ, ये ड्रॉवर खुद भी हो सकता है, और द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉवर, और ड्रॉवर का क्रेडिटर भी हो सकता है। अभी क्रेडिटर एक नई चीज आ गई आपके लिए, ये मैंने अभी नहीं बताया। मान लो ए बी 2 पार्टी थी, अब आप है ना बिल को बैंक से डिस्काउंट नहीं करा रहे, एक नया एग्जांपल ऐड करते हैं। मान लो कि ए जो था, ए ने गुड सेल किया था बी को, और बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया, तो ए ड्रॉवर हुआ, बी ड्रॉई हुआ। ऐसे ही ए ने जेड से गुड्स परचेज कर रखा है, तो जेड कौन हुआ ए का, जेड कौन हुआ ए का, क्रेडिटर। क्रेडिटर। आगे चल के ए को पैसा पे करना है जेड को, तो ए ने क्या किया, जो बी से बिल रिसीव हुआ था साइन किया हुआ, वो उसने अपने क्रेडिटर को, जेड को दे दिया और बोला कि सर ये बिल में पैसा लिखा हुआ है, आप ड्यू डेट पे जाके बी से ले लेना, आपको पैसा ही तो चाहिए 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद मैं आपको अभी बिल दे देता हूँ, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जितने महीने का भी बिल है उस समय, उसके बाद आप ये पैसा बी से ले लेना। तो सोचो पेई में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ड्रॉवर खुद भी हो सकता है, पेई ड्रॉवर को खुद भी पैसा मिल सकता है, या फिर जो ड्रॉवर का पे क्रेडिटर है, ड्रॉवर का जो क्रेडिटर है जिसने उससे गुड्स परचेज कर रखा है, पेई वो भी हो सकता है, या फिर जो बैंक है जिससे ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट करा रखा है, तो पेई वो भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ओके। अब है ना, अब क्रेडिटर तो आ ही गया, यहाँ पे जेड तो आ ही गया। ए ने गुड सेल किया था किसे, ए ने गुड सेल किया था किसे, बी को। और ए ने गुड्स परचेज किया था किससे, जेड से। जेड से। ए ने बी का बिल किसे दे दिया, जेड को। तो जब किसी डेटर का बीआर किसी क्रेडिटर को दे दिया जाता है, तो जो पर्सन ऐसा काम करता है उसे बोलते हैं एंडोर्सर। जब किसी डेटर का बीआर किसी क्रेडिटर को दे दिया जाता है, तो जो व्यक्ति ये काम करता है उसे टेक्निकली कहा जाता है एंडोर्सर। तो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग एंडोर्सर कौन है, सॉरी ए ने अपने डेटर बी
का बीआर अपने क्रेडिटर जेड को दे दिया, तो ये काम ए ने किया, ए एंडोर्सर है। और जिसे किसी थर्ड पार्टी का बिल अपने किसी डेटर से मिले, जैसे जेड, जेड को जो बिल मिल रहा है, क्या उसे ए साइन करके दे रहा है, या ए भी अपने डेटर का बिल दे रहा नो था? सर, डेटर करेक्ट, डेटर का करेक्ट। तो जिस व्यक्ति को ये बिल मिलता है ना, डेटर का बिल जब क्रेडिटर को मिलता है, तो जो व्यक्ति देने वाला होता है एंडोर्सर, और जिसको ये बिल मिलता है वो एंडोर्सी। एंडोर्सर एंडोर्सी का मतलब समझ में आया क्या? Yes, सर sir. जेड एंडोर्सी है। हाँ जी, बिल्कुल सही, जेड एंडोर्सी है। जब किसी हाँ। डेटर का बीआर, हाँ जी, अपन है ना, जैसे बैंक से अपन ने अगर कुछ लोन वगैरह या फिर कुछ एक ले मिनट, रखा है, अगर अपन एक मिनट, एक सेकंड। सौरव, बेटा आप 5th बैच में है ना? आपकी क्लास का टाइम 11:30 है। ओके सर, ओके। हाँ ओके, हाँ बोलो कशिश। सर बैंक को भी कभी अपन एंडोर्स कर सकते हैं क्या? मतलब अगर अपन ने कभी जैसे वो ले रखा हो, सिर्फ बिना डिस्काउंट के भी बिल अगर अपन बैंक को दे सकते हैं क्या? एक तो होता है कलेक्शन के लिए, बैंक आपके बिहाफ पे बिल्स को कलेक्ट करता है, वो होता है। या आपने ना बैंक से, बैंक को आपने दिया कि भाई हमारा बिल कलेक्ट कर लो, इसको डिस्काउंटिंग नहीं कहते। ये एक और मेथड है, बिल का यूज है। सर जैसे एंडोर्स करा ना अपन ने, जैसे ए ने जेड को दिया, हाँ, एंडोर्स का मतलब अपनी वैसे लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए। एंडोर्समेंट जो होता है ना, वो सिर्फ लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए होता है। तो अगर आपने बैंक से कोई लोन वगैरह ले रखा है मान लो, यस सर, हाँ। तो उसके अगेंस्ट में आप अगर बिल दे रहे हो, तो कह सकते हो कि बैंक आपका जो है वो एंडोर्स ही है। बैंक को भी कर सकते हैं ना हाँ एंडोर्स, बिल्कुल, बस यही पूछ रही बिल्कुल कर सकते हो एंडोर्स, पर ये उसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी होनी चाहिए आपकी बैंक के अगेंस्ट में। जब आप हूँ। हाँ, जैसे क्रेडिटर को, लोन। करेक्ट, आप जब किसी अपने क्रेडिटर को डेटर का बिल देते हो, तब होता है एंडोर्समेंट। थैंक यू सर। वेलकम। तो अभी हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग एंडोर्सर कौन था? एंडोर्सर जेड था सर, एंडोर्सर ए था और एंडोर्सी जेड था। करेक्ट। एंडोर्सर का मतलब क्या होता है आसान शब्दों में? तो ट्रांसफर करता है सर, क्या ट्रांसफर करता है? बिल। बिल जो को। डेटर का बिल अपने क्रेडिटर को दे देता है। का बीआर को। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, उसका क्या मतलब निकलता है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ये जो लिख रहे हैं ना बात, उसको अब हमें हमारी बात में फिट करना है। उन्होंने बोला पर्सन हु ट्रांसफर राइट्स ऑफ पेमेंट, कोई व्यक्ति पेमेंट करने के राइट को अगर ट्रांसफर करता है, तो उसको एंडोर्सर बोलते हैं। अब सोचो एक बार, हमारे एग्जाम्पल में पेमेंट मतलब पेमेंट रिसीव करने का जो राइट है, पर्सन हु ट्रांसफर द राइट ऑफ रिसीविंग पेमेंट, इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है, पर्सन हु ट्रांसफर द राइट ऑफ रिसीविंग पेमेंट। तो जब कोई व्यक्ति किसी पेमेंट को रिसीव करने के राइट को किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर करता है, तो उसको हम एंडोर्सर बोलते हैं। हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग कौन ऐसा व्यक्ति है जो पेमेंट रिसीव करने के राइट को ट्रांसफर कर रहा है? जेड कहां से आया? किसको पैसा मिलना चाहिए था? गुड्स किसने सेल किया था ये बताओ? ए ने। ए ने। तो पैसा भी किसको मिलना चाहिए था? ए को। उस बिल के अगेंस्ट में ए को मिलना चाहिए था। पर वो बिल अगर उसने किसी जेड को दे दिया, तो उस बिल के अगेंस्ट में जो पैसा रिसीव करने का उसका जो राइट था, वो राइट उसने ट्रांसफर कर दिया। राइट किसको ट्रांसफर किया? जेड को। करेक्ट। अब जिसको राइट ट्रांसफर हुआ है उसे हम एंडोर्सी बोलते हैं। बोलो एंडोर्सर और एंडोर्सी क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आगे बियरर। बियरर का मतलब होता है होल्डर। होल्डर, बियरर का मतलब होल्डर ऑफ द बिल। बियरर ऑफ द बिल मतलब होल्डर ऑफ द बिल। तो बिल जिसके हाथ में है वही बियरर ऑफ द बिल होता है, होल्डर ऑफ द बिल होता है। हमारा एक एग्जांपल था, रीजॉइन करना प्लीज। हमारा एक एग्जांपल था, ए ने गुड सेल किया बी को, और बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करके ए अपने पास बिल रख लिया उसने, और उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। हु इज द होल्डर ऑफ द बिल इन दिस केस? बैंक। बैंक। Who will be the holder of the bill on the due date? Sorry, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट। ड्यू डेट पर होल्डर कौन होगा, बियरर कौन होगा?
बैंक ही होगा सर। बैंक ही करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, ए ने गुड सेल किया बी को, ए ने गुड परचेज किया जेड से,